एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना के फेस ऑफ को लेकर सामने निकल कर आ रहा है। आप जानते हैं कि गलवान वैली में भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों ही आमने सामने हैं, पर वहां पे जो नदी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कल ही की खबर में मैंने आपको बताया था कि चाइनीज जितने भी उनका बिल्डअप बना हुआ है उस पर नदी ने पानी फेर दिया है, पर चाइनीज लोग इसकी थोड़ी बहुत तैयारी तो जरूर कर आए हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि जो नदी है वो इतना उग्र रूप ले लेगी, पर उनके जो क्लोथ्स हैं, उनके जो कपड़े हैं वो नदी के हिसाब से ही बनाए गए हैं। उनकी जो वर्दी है उसके नीचे के पार्ट में नदी से बचने के, नदी के पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफिंग की गई है। पर भारतीयों के पास इस प्रकार की चीजें अभी तक अवेलेबल नहीं है, ऐसा एएनआई में निकलकर सामने आया है। हालांकि एएनआई ने यह कहा है कि इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो ट्रूप्स ने भेज दी है, या ट्रूप्स को इस प्रकार की आवश्यकताएं होने लगी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेना इस पर काम करेगी और उनको उस प्रकार के जो क्लोथ्स हैं वो उपलब्ध कराने का जो प्रयास है वो स्टार्ट कर ही दिया गया होगा, क्योंकि हमेशा से ही भारत के इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, उनको ये पता होगा कि किस प्रकार की चीजें ट्रूप्स को आवश्यक होती हैं। पर एएनआई ने यह जरूर पॉइंट आउट किया है कि अभी पानी का जो स्तर बढ़ा है, गलवान रिवर में पानी का जो स्तर बढ़ा है, उसमें भारतीयों को इस प्रकार के जो स्पेशलाइज्ड शूज हैं या स्पेशलाइज्ड जो बॉटम वेयर हैं वो की उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पानी है ठंडा। और हमने ये देखा है कि जो झड़प हुई थी 15 जून को, उसमें हमारे लोग हाइपोथर्मिया का भी शिकार हुए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस इलाके में बचने के लिए जो कपड़ों की आवश्यकता है, स्पेशलाइज्ड कपड़ों की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम उनको इस तरह की चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो 1962 में जब उनको इस तरह की चीजें नहीं मिली थी, तब हमको उस समय की तत्कालीन सरकार को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आज की सरकार हमारे ट्रूप्स को फिर से वही 1962 वाली चीज प्रोवाइड नहीं करा पाती है तो आज की सरकार की ये फेल्योर माना जाएगा। इसके अलावा गलवान वैली में कुछ 6 T-90 टैंक्स जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर सकते हैं, इस प्रकार के डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके अलावा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इनका उद्देश्य आप साफ तौर पे जानते हैं, जिस प्रकार से हमने पाकिस्तानियों के खिलाफ उनकी जो बंकर है उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार की चीज LOC पे इस्तेमाल की है, तो हो सकता है कि इनका यही इस्तेमाल करने के लिए LAC पे भी इनको अब डिप्लॉय किया जा रहा है। जो चाइनीज बिल्डअप है उसको तोड़ने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आगे किया जा सकता है, वॉर लाइक सिनारियो में किया जा सकता है। हमने यह भी देखा है कि हैवी आर्टिलरी भी हमारी डिप्लॉय हो चुकी है, हमारे एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय हो चुके हैं, पर गलवान वैली में स्पेसिफिकली इस प्रकार के जो हथियार पहुंच रहे हैं वो साफ साफ बताते हैं कि हमारा बिल्डअप अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, सामने के जो चाइनीज बिल्डअप है उसको देखते हुए। यहां पर इस बिल्डअप को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर का कहा जाता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 75 टन के है, और जो हमारा ये जो टैंक है T-90 टैंक वो लगभग 50 से 55 टन का होता है, तो आसानी से एक एयरक्राफ्ट के माध्यम से एक टैंक ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ इनकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी ले जाई जा सकती हैं। इससे पहले जो हमारे पास कैपेबिलिटी थी, जैसे कि हम बात करें अपने IL-76 की या अन्य एयरक्राफ्टों की, तो उनकी कैपेबिलिटी कम थी या 40 टन के लगभग की थी। तो इस प्रकार के जो टैंक्स हैं वो डिप्लॉय तुरंत नहीं किए जा सकते थे, एयरलिफ्ट नहीं किए जा सकते थे, पर अब वो किए जा सक रहे हैं। इसलिए जो हमारा ट्रूप डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा वेपन डिप्लॉयमेंट है वो पहले के मुकाबले बहुत तेज हो गया है, पर अभी भी चाइनीज के मुकाबले वो कम है, क्योंकि हमारे एरिया में रोड इतनी अच्छी नहीं है जो कि चाइनीज लोगों के पास है। हमें हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा चीजें एयरलिफ्ट पे ही निर्भर करनी पड़ रही है। वहीं भारत और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो मीटिंग है या कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग है वो आज तीसरी मीटिंग हुई। अभी इसकी डिटेलिंग सामने निकल कर नहीं आई है, पर इसमें जो डिस्कस होना था वो ये डिस्कस होना था कि डिसएंगेजमेंट की जो क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी, उसकी शुरुआत किस तरह से की जाएगी या
कितना डिसएंगेजमेंट एक तरफ से किया जाए कि दूसरे को भी उतना डिसएंगेजमेंट करना पड़े, इन्हीं सब चीजों पर बातचीत आज होनी थी। तो हो सकता है डिटेल कल या परसों तक निकलकर सामने आए। पर ये जो मीटिंग हुई है वो भारतीय साइड में हुई है, चुशूल एरिया में, चुशूल सेक्टर के भारतीय साइड में हुई है। इससे पहले ये चीनी साइड में होती थी और 2 मीटिंग चीनी साइड में हुई थी, पर अब लगातार 2 मीटिंग भारतीय साइड में होगी और उसमें जो डी एस्केलेशन है उसकी बात की जाएगी, उसको किस प्रकार से करना है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन होगा। वही बात करें भारत और फ्रांस के रिश्तों की, तो भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उससे रिलेटेड फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्लोरेंस पार्ले, उनका लेटर निकलकर सामने आया है जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को लिखा गया है। और इस लेटर में जो हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई गई है और यह भी कहा गया है कि किसी भी स्थिति में फ्रांस भारत के साथ है इस स्टैंड ऑफ में और चाइना के खिलाफ किसी भी तरह की चीजें अगर भारत को रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार हैं। इससे पहले मैंने कल आपको खबर में बताया था कि उनके द्वारा जो रफेल है उसको जल्दी भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने स्कैल्प मिसाइल और मिटियोर मिसाइल भारत ऑलरेडी भेजना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में ये फ्रांस की एयरफोर्स में इंडक्ट हुई मिसाइलें हैं और अपनी मिसाइलें वो भारत में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है, अच्छे टाइप को दिखाती है। इससे पहले ये मिसाइलें अक्टूबर तक आनी थी हमारे पास, अक्टूबर 2020 तक आनी थी, पर 3 महीने अर्ली डिलीवरी इसकी की जा रही है और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने जो स्टॉक है उसमें से इसको भारत को देना स्टार्ट किया है। भारत और फ्रांस के बीच में जो टाई अप है, डिफेंस टाई अप, वो बहुत पुराना है और लगभग 1950 के समय में ही है। उसी समय से हम लोग डसॉल्ट से एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं और तूफानी नाम का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उस समय हम लोगों ने खरीदा था। इसके अलावा फ्रांस हमारी कई जगहों में हेल्प कर रहा हुआ है और हमारा साथ देता है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत का साथ दे रहा है कि वहां पर भारत को सदस्यता मिल जाए। इसके अलावा अगर हम MTCR की बात करें तो वहां पर भी भारत का उसने साथ दिया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी भारत को आने में सहायता किया था और वसेनार एग्रीमेंट में भी भारत को आने में सहायता किया था। तो बहुत ज्यादा सहायता फ्रांस हमारी करता है, इसीलिए उनको बिजनेस भी प्राप्त होता है, जैसे कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी उनको प्राप्त हुई है। आगे भी बिजनेस उनको इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा यदि वो भारत के साथ अच्छा कोऑपरेशन दिखाते रहेंगे और वो अपना अच्छा कोऑपरेशन इसीलिए दिखा भी रहे हैं कि भारत उनको काफी व्यापार प्रोवाइड करता है। तो जो यूएन में, UNSC में परमानेंट मेंबर सदस्यता रखने वाले 3 देशों ने तो ऑलरेडी भारत के साथ हाथ मिला लिया है, चाहे वो यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, और यूके और चाइना रह जाते हैं। चाइना हमारा विरोधी है, यूके का अभी बयान आना बाकी है और वो भारत की किस प्रकार से हेल्प कर सकता है यह देखना बाकी है। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर का जो ये लेटर निकलकर सामने आया है उससे यह बात तो साफ है कि चीन को यह पता लग चुका है कि कौन कौन देश भारत के साथ है और वो इस चीज का आकलन कर रहा होगा कि भारत की क्या कैपेबिलिटी है और तभी जाके वो बैकफुट पर आएगा, उस पर प्रेशर आएगा। चीन का मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह नीति है कि जितनी जमीन हो सके वो हड़पते रहो और जब सामने वाला थोड़ा आंखें दिखाए तो थोड़ा एक कदम पीछे हो जाओ। इसी में बात कर लेते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की। तो उन्होंने कहा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ वो भारतीयों ने कराया है और डेफिनेटली भारतीयों का हाथ इसमें है। उन्होंने ये कहा था कि कोई फ्लैग ऑपरेशन भारत करना चाहता है तो इसी प्रकार का ये फ्लैग ऑपरेशन था। मैंने तो बहुत पहले ही बताया था, कुछ 6 महीने से मैं बता रहा हूं कि इसी प्रकार का फ्लैग ऑपरेशन वो कर सकते हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये तुक्के वाली बात है। इस तरह तो यदि उनकी पैंट फटे तो कह देंगे कि भारतीयों ने फाड़ी है, तो हो सकता है भारतीयों ने फाड़ी भी हो सकती है, ऐसा हो भी सकता है, पर यह आतंकवादी हमला तो डेफिनेटली भारत ने नहीं करवाया है। वहीं BLA ने साफ साफ फोटो जारी कर दी है कौन कौन इस हमले में शामिल थे। उनके जो फ्रीडम फाइटर हैं वही इस हमले में शामिल थे। तो जब BLA इस चीज की गारंटी ले रहा है कि उनके हमलावरों ने ये सब चीजें की हैं, तो भारत पे किस प्रकार का आरोप वो लगाते हैं हर चीज पे। मतलब फ्लैग ऑपरेशन किस प्रकार का है ये क्यों नहीं बता देते हो? आतंकवादी घटनाएं होंगी, आर्मी की कार्रवाई होगी, किस प्रकार की चीज होंगी? किसी का रोड एक्सीडेंट भी हो गया तो फ्लैग ऑपरेशन कर दिया भारत ने। फ्लैग ऑपरेशन भारत इस प्रकार का करेगा तो क्या सिविलियंस पे करेगा? तुम्हारे आर्मी के 100-150 जवान मार के आएगा वापस, या जो तुम्हारे आतंकवादी बैठे हुए हैं, जैसा कि बालाकोट में हमने 300 को मारा, उसी प्रकार से हम करेंगे फ्लैग ऑपरेशन। ये 3-4 वाली हरकतें नहीं करेंगे और सिविलियंस पे हरकतें नहीं करेंगे। वहीं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली की कुर्सी अब जाने वाली है। उन पर उनके ही पार्टी के लोग, या आप कह सकते हैं कि वहां की जो 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको विलय करके एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी जिसके वो को चेयरमैन थे, और इसके अलावा पुष्प कमल दहल भी एक को चेयरमैन थे जो कि दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। तो दोनों ही को चेयरमैन थे
एक मीटिंग हुई जो कि 3 दिवसीय मीटिंग थी। उसमें 2 दिनों तक तो इनसे कहा गया कि कुर्सी से हट जाइए, कुर्सी से हट जाइए। तो ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाहर आके बोलने लगे कि भारतीय लोग उनको कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब उनके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने सीधा सीधा यह कहा है कि या तो पीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए या जो ये को चेयरमैन बने हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर में ही लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और अब वो खुल के सामने आने लगे हैं। उनका जो ये बयान निकल कर आया है भारत के खिलाफ, वो दूसरे पार्टी मेंबर्स को गवारा नहीं है। उनका यह कहना है कि हर चीज के लिए भारत को दोष देना सही नहीं है। केपी ओली हर सेक्टर में ही बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और सारा ठीकरा भारत पे फोड़ दे रहे हैं, चाहे कोरोना वायरस का हो, चाहे ये मैप का मामला हो या सरकार गिराने का बात हो, ये सारी चीजें वो भारत पे ठीकरा फोड़ दे रहे हैं और ये सही चीज नहीं है। इससे दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो कोई भी फ्रेंडली देश इस प्रकार का जो सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करता है, ये उनके मेंबर्स का मानना है। तो उनके मेंबर्स का ये साफ साफ कहना है कि या तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दीजिए या जो को चेयरमैन बने हुए हैं उसकी कुर्सी छोड़ दीजिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।